नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजपूत राजवंश भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी के बीच में था। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ के जो राजगद्दी है उस पर आसीन हुए थे। इनका जन्म महाराणा मोकल और सौभाग्य देवी के घर पे हुआ था और ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी? मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव था, जिसे कुंभा ने सूझबूझ और योग्यता से समाप्त किया। गुप्त रूप से भीलों को संगठित कर रणमल और राघन देव के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन किया। मारवाड़ी ख्यातों के अनुसार रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा की हत्या की। चाचा के पुत्र एक्का और महपा पंवार मांडू के सुल्तान के शरण में गए। महाराणा कुंभा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को शक्ति का केंद्र बनाया था इन्होंने। आंतरिक सुदृढ़ीकरण, अपनी योग्यता से राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत कर सामंतों का विश्वास अर्जित किया था इन्होंने। महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो इनकी उपाधियां थी महाराजाधिराज, राय रायण या राजराज, राणेराज, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु या हालगुरु, शैलगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, तोडरमल, राणो रासो, छाप गुरु, नरपति, अशोपति, गजपति, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, परम भागवत, आदिवराह, हिंदू राज, गजनायक के नाम से ये इनकी उपाधियां थी। इनकी कुछ उपाधियां जिनका अर्थ भी साथ में दिया है। तो अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ था संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। हालगुरु या शैलगुरु पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण इन्हें कहा गया। चाप गुरु धनुर्विद्या का शिक्षक होने के कारण इन्हें कहा गया। हिंदू सुल्तान गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों द्वारा दी गई थी उपाधि ने। गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों या मुसलमानों द्वारा उपाधि दी गई थी इन्हें। दान गुरु भोज और करण के समान महादानी थे ये। राय रायण, राणे राय या राणो रासो विद्वानों और साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कहा गया था। अशोपति कुशल घुड़सवार होने के कारण इन्हें कहा गया था। इसके अलावा नरपति मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण कहा गया। गजपति विशाल सेना का स्वामी होने के कारण कहा गया। तोडरमल अशोपति, गजपति और नरपति के बल को तोड़ने में मल के समान थे ये। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इन्हें कहा गया। शैल गुरु भाला यानी शैल शस्त्र का उपयोग सिखाने वाले होने के कारण इन्हें कहा गया। परम गुरु अपने समय का सर्वोच्च शासक था यह। छाप गुरु छापामार युद्ध में पारंगत होने के कारण कहा गया। परम भागवत निष्ठावान वैष्णव होने के कारण कहा गया। आदिवराह वैदिक व्यवस्था का पुनर्स्थापक होने के कारण इन्हें आदिवराह कहा गया। उसके बाद हिंदू राज गजनायक, हिंदू राजा और सेना नायक होने के कारण। वीणावादन प्रिवेणेन, वीणावादन में निपुण होने के कारण इन्हें कहा गया। अब इनके समय कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो पहला था सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। स्थान है सारंगपुर, राजगढ़ में काली सिंध नदी किनारे मध्य प्रदेश में। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ युद्ध हुआ जिसमें कुंभा विजयी रहे। इसका कारण क्या था? तो मालवा ने कुंभा के शत्रु महपा पंवार को शरण दी थी। कुंभा ने महपा को सौंपने की मांग की, जिसे महमूद ने अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? महमूद खिलजी को बंदी बनाया गया, 6 महीने तक कैद में रखा गया, फिर पारितोषिक देकर मुक्त किया गया। यह लिखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसकी स्मृति में इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी में बना था, बनवाया। इसे विष्णु के निमित्त करके बनाया गया था, यानी विष्णु भगवान को समर्पित करके बनाया गया था। यह भीतर और बाहर मूर्तियों से लदा हुआ था, यानी इसके भीतर और बाहर चारों तरफ मूर्तियां थी, इसलिए इसे मूर्ति कला का संग्रहालय एवं मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा गया। महमूद का दावा था कि महमूद खिलजी प्रथम का दावा था कि उसने अपनी विजय का दावा कर मांडू में 7 मंजिल मीनार बनवाई थी।
महमूद ने भी खुद को कहा था कि वह युद्ध में जीता था और इसलिए उसने मांडू में 7 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद कुंभलगढ़ पर आक्रमण 1443 ईस्वी। महमूद खिलजी ने 1437 ईस्वी की हार का बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ पर हमला किया। हमला करने के बाद उसने बाण माता मंदिर नष्ट किया, मूर्तियों के टुकड़े कसाईयों को दिए। इसका परिणाम क्या हुआ? कुंभा ने हमला विफल किया, चित्तौड़ पर कब्जा करने का प्रयास असफल हुआ। उसके बाद मांडलगढ़ पर आक्रमण किया था 1446 से और 1456 ईस्वी में। 1446 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर हमला किया लेकिन असफल रहा। उसके बाद 1456 में फिर हमला किया लेकिन कुंभा ने 10 लाख टंका देकर हमला टाला, यह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फरिश्ता ने कहा कि महमूद ने 5 बार मेवाड़ पर हमला किया था। और डॉक्टर ओझा कहते हैं इन सभी युद्धों में महमूद की पराजय को बताते हैं। उसके बाद नागौर का युद्ध 1456-1457 ईस्वी में। फिरोज खान की मृत्यु के बाद शम्स खान को मुजाहिद ने हटाया था। वहां पे जो शम्स खान था, वहां पे उत्तराधिकारी था, उसको मुजाहिद खान ने हटाया। कुंभा ने शम्स खान की मदद की और नागौर पर अधिकार किया। शम्स खान ने किले की मरम्मत शुरू की, जिसके खिलाफ कुंभा ने हमला कर नागौर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद जो शम्स खान था वह गुजरात के सुल्तान की मदद से शम्स खान ने इसका विद्रोह किया, इसका विरोध किया, लेकिन वह भी हार गया और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। उसके बाद है मंडोर का युद्ध 1438 से 1439 ईस्वी में। मारवाड़ ने मंडोर छीना। बाद में संधि कर पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया गया। उसके बाद मालवा गुजरात संधि 1457-1458 ईस्वी में। इसमें चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। मालवा यानी महमूद खिलजी और गुजरात कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ के खिलाफ संधि की। दोनों ने एक गुट बनाकर हमला करने की योजना बनाई और योजना उनकी क्या थी? मेवाड़ पर हमला कर उसे बांट लेना। परिणाम क्या हुआ? कुंभा की कूटनीति से दोनों में मतभेद हो गया और यह हमला है जो असफल हो गया। उसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किया गया है। ये इस पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर लिखा है। फरिश्ता कहता है कि दोनों सेनाओं से राणा को हारना पड़ा और कुंभा ने धनराशि देकर उन्हें विदा किया। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां देखिए तो राज्य विस्तार इन्होंने किया था। सारंगपुर, नागौर, गागरोल, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, आबू और सिरोही पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। यहां तक इन्होंने राज्य विस्तार कर लिया था। अब दुर्ग निर्माण की बात करें तो 84 राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास के अनुसार। प्रमुख दुर्ग कौन कौन से थे? कुंभलगढ़, अचलगढ़, सिरोही, बेराट, बसंती, मचान, कोलन, बदनौर, भोमट क्षेत्र में। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा सिरोही के बीच कई तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की थी इन्होंने। कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की। भोमट के क्षेत्र में अनेक दुर्ग बनवाए थे। उसके बाद कुंभलगढ़ की बात करें तो इसका शिल्पी मंडन था। कटारगढ़ है जो लघु किला है, छोटा किला है, छोटा दुर्ग है जो कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल कहता है कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसको चोटी देखने के लिए जब गर्दन उठाई जाती है तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अचलगढ़ दुर्ग 1509 विक्रम संवत। परमार दुर्ग का जो परमार द्वारा दुर्ग बनाया गया था उसका पुनर्निर्माण किया गया था और सामरिक उपयोग के लिए इसका पुनर्निर्माण किया गया था। बसंती दुर्ग की बात करें तो सिरोही के निकट है। यह पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था।
उसके बाद है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ की बात करें तो 1440 से 1448 के बीच में चित्तौड़ विजय में मालवा विजय की उपलब्धि में इसको बनाया गया था। यह विष्णु के निमित्त यानी विष्णु को समर्पित किया गया है। मूर्तियों से सजा हुआ है, इसलिए मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। इसका शिल्पी सूत्रधार जेता एवं उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा ने थे। इसका प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। पूरा इसे कवि महेश ने किया था। धार्मिक योगदान इनके क्या थे मंदिर निर्माण में? तो चित्तौड़ में इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर बनाया था जो वैष्णव धर्म से संबंधित था। श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया था जैन मंदिर से संबंधित। एकलिंग जी का मंदिर था। इसके परिसर में विष्णु मंदिर बनाया था और मीरा मंदिर भी बनाया था और यहाँ पे उदार कार्य भी किए थे। उसके बाद रणकपुर की बात करें तो रणकपुर में चौमुखा जैन मंदिर बनवाया था 1439 ईस्वी में आदिनाथ को समर्पित। निर्माण इसका जैन श्रेष्ठी धर्नक ने किया था। शिल्पी इसका दीपाक था। और वैष्णव भक्ति की बात करें तो निष्ठावान वैष्णव था, इसलिए परम भागवत और आदि वराय की उपाधियां ली थी इसने। राज विनोद काव्यम में तुलादान यानी स्वर्ण तोल कर दान दिया था का इसमें उल्लेख है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रजापालक धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, जो 1460 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। इसके रचयिता कवि महेश थे और वैदिक व्यवस्था का पुनर्स्थापक भी था। अब सांस्कृतिक योगदान देखिए तो साहित्यिक रचनाएं, संगीत राज और संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध इसके संगीत ग्रंथ है। चंडी शतक इसकी इसने व्याख्या की थी। गीत गोविंद जो रसिक प्रिया पर टीका लिखी थी। संगीत रत्नाकर यह भी टीका लिखी थी। नृत्य रत्न कोश नाट्य कला का वर्णन किया इसमें। कामराज रतिसार कुंभा की रचना है। अब महाराणा कुंभा की जो प्रशस्ति है वह कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में। रचयिता इसके कवि अत्रि और पूरा किया था महेश ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, इसके रचयिता कवि महेश ने की थी। एकलिंग महात्म्य रचयिता इसका कान्हा व्यास है। इसके अलावा इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो उसमें कवि अत्रि, महेश, सोमदेव, जयचंद सूरी, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन चंद सूरी, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट और नौथा थे। स्थापत्य कला की बात करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ और मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। अब कुंभा की योग्यताएं देखें तो विद्या में रुचि थी। इस वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति आदि के इनमें रुचियां थी। एकलिंग महात्म्य और कान्हा व्यास ने इसका वर्णन किया। संगीत प्रेम की बात करें तो वीणा वादन में निपुण था, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीणैन की उपाधियां दी गई थी। संगीत और नाटक कला में योगदान भी दिया था। अब इनकी कूटनीति क्या थी? इन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों में मतभेद पैदा कर विजय प्राप्त की थी और चंपानेर संधि को विफल किया था। सैन्य कौशल की बात करें तो यह सतत युद्धों से मेवाड़ की रक्षा की थी इन्होंने और छापा युद्ध में पारंगत थे, इसलिए छाप गुरु नाम से इन्हें उपाधि मिली थी। अब इनका अंत कैसे हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के मामादेव तालाब पर। इनका पुत्र था उदयकरण ने इनकी हत्या कर दी थी। और ये जो महाराणा कुंभा थे ये उन्माद रोग यानी मानसिक रोग से पीड़ित थे। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उदा थे और दूसरे इनके रायमल थे। उदा की बात करें तो 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्हें पितृअंता कहा गया। ये अलोकप्रिय हुए। भाई रायमल ने दांडीमपुर युद्ध में इन्हें पराजित किया था। उदा मालवा यानी मांडू भाग गया और बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अब रायमल की बात करें तो रायमल 1473 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इन्होंने चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनाई थी चित्तौड़ में और एकलिंग जी मंदिर का इन्होंने उदार कार्य किया था। नारलाई में नेव कुलिकाओं का उद्धार किया व आदिनाथ की मूर्ति की स्थापना की।
इन्होंने तालाब निर्माण भी करवाए थे। कौन कौन से? राम, शंकर, समया संकट, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिला था। रायमल का जो शिल्पी था वह अर्जुन था। इन रायमल का विद्वान गोपाल भट्ट और महेश था। रायमल ने झाला और सोलंकी सरदारों को आश्रय दिया था। अब कुंभा हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन है 4, वो देख लेते हैं। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का शासक कब बने थे? तो इसका आंसर है 1433 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो इसका आंसर है महमूद खिलजी प्रथम के। महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो इसका आंसर है सारंगपुर का युद्ध के बाद। और कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण का श्रेय किस शिल्पी को दिया जाता है? तो वह दिया जाता है मंडन को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।